सरकार सही करती है गलत करती है उसके खिलाफ आवाज उठाने राजनीतिक चेतना है ना। आज अपनी सरकार है, जो भी सरकार है आज अपनी लोकतांत्रिक सरकार है, ये यदि कोई गलत करे हम उनके खिलाफ आंदोलन करें, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं, इसका मतलब अपने में क्या आ गई? राजनीतिक चेतना। और चेतना थी इसलिए 5 साल में हम सरकारें बदल देते हैं। अरे क्या एडमिशन यार, क्रांतिकारी आदमी हो, आंदोलनकारी आदमी हो, टावरों को क्या सिखाते रहते हो, बैठ के यहाँ पे ए आ ऊ आ करते रहते हो। बिजुले चलो, बिजुले चल के आंदोलन करो हमारे साथ में। तो जब तक किसी बड़े संगठन का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक किसी बड़े संगठन का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक अपना आंदोलन सफल होगा। उन दिनों भारत में बड़ा संगठन था कांग्रेस। कौन सा था? तो यदि कांग्रेस हमें वो साथ दे दे, कांग्रेस यदि हमारे साथ जुड़ जाए, कांग्रेस अपना सपोर्ट कर दे, तो आंदोलन ज्यादा सफल होगा। अगले दिन नेशनल न्यूज़पेपर छापेंगे कि गांधी जी ने किसी आंदोलन की बात की है, नेशनल न्यूज़पेपर छापेंगे तो सरकारों को पता चलेगा। वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? 22 साल से वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं, टैक्स ज्यादा है, लाटे कुंते लिए जाते हैं, बेगार लिया जाता है, चमड़ी कर लगाए जाते हैं, तलवार बंदाई लगाई जाती है, लेकिन किसानों की समस्या सुनने वाला कोई भी। हमारे आंदोलन चल रहा है सर, 20-22 साल हो गए आंदोलन को चलते हुए, अभी तक भी ना राजा हमारी बात मान रहा है, ना अंग्रेज हमारी बात मान रहे हैं, ना सामंत हमारी बात मान रहा है। तो क्या कांग्रेस की ड्यूटी नहीं बनती हमारा भी साथ दे? खिलाफ आवाज, राज का मतलब क्या होता है? सरकार, सरकार के खिलाफ आवाज, सरकार सही करती है गलत करती है उसके खिलाफ आवाज उठाने राजनीतिक चेतना है ना। आज अपनी सरकार है, जो भी सरकारें आज अपनी लोकतांत्रिक सरकारें, ये यदि कोई गलत करे हम उनके खिलाफ आंदोलन करें, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं, इसका मतलब अपने में क्या आ गई? राजनीतिक चेतना। और चेतना थी इसलिए 5 साल में हम सरकारें बदल देते हैं। राजस्थान वाले तो पक्का पक्का कि तवे पे रोटी एक तरफ नहीं रहनी चाहिए, बदल देनी चाहिए। चल, पहला आंदोलन कौन सा है? अब सुनो, देखो, बिजोलिया अब तो आता है भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में आता है? आज तो बिजोलिया जिला कौन सा लगता है? भीलवाड़ा। जब राजाओं का टाइम था तब अपने ये 4 जिले बेसिकली, और अब मैं आज के हिसाब से कहूं तो 5 जिले, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। कौन कौन से बताओ? उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। इन आज के 5 जिलों को मिला के अपने एक रियासत होती थी, उसका नाम था मेवाड़। क्या नाम था? तो उस समय तो बिजोलिया कौन सी रियासत में आता था? मेवाड़। और आज बिजोलिया कौन से जिले में आता है? पहले रियासतों का राज था, अब राज्य बन गए तो जिले बन गए अपने। अच्छा, पहले जब रियासत हुआ करती, राजा का राज हुआ करता, प्रिंसली स्टेट हुआ करते, उस समय हर राजा के अंडर में कौन काम करते? सामंत। कल हम बार बार पढ़ रहे थे, पहले भी हम पढ़ रहे सामंत। अब सामंत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी, जैसे आज कलेक्टर भी होता है, एसडीएम भी होता है, तहसीलदार भी होता है, पटवारी भी होता है, अलग अलग अधिकारी। मतलब कोई बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं और कोई छोटे। आरएस में भी आप कह सकते हो ये सर सीनियर आरएस है, ये सर सीनियर मोस्ट आरएस है, ये अभी नया लगा आरएस है, ये प्रोबेशन का आरएस है, ये ट्रेनिंग का आरएस, अलग अलग बताते हो आप। तो उस समय भी होते थे कि ये फर्स्ट ग्रेड का सामंत है, ये सेकंड ग्रेड का फ्यूडल है, ये थर्ड ग्रेड का फ्यूडल है। उस समय भी अलग अलग में रेंज हुआ करती, अलग अलग रैंक हुआ करती। मेवाड़ में 16 बड़े सामंत थे। कितने बड़े सामंत थे? प्रथम श्रेणी के सामंत बोलते, क्या बोलते हैं उनको? फर्स्ट ग्रेड के जो सामंत थे वो कितने थे? 16। उनमें एक था बिजोलिया। बिजोलिया वाले इलाके में कौन सी जाति के किसान रहते? इन धाकड़ों के एक गांव है, उस गांव का नाम है गिरधरपुरा। कौन सा गांव है? उस गिरधरपुरा नाम के गांव में एक मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। किसका कार्यक्रम था? मृत्यु भोज समझते हो? किसी की डेथ हो जाए तो 12वें दिन जो खाना पीना होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? मृत्यु। और गांव में अभी तक रिवाज है कि मृत्यु भोज पर आसपास के 10-12 गांव आते हैं, सारे जीवने के लिए आते हैं एकदम, है ना। तो मृत्यु भोज वाला तो मुझे जोरदार लगता है। मतलब लोग आएंगे, 5-5 किलो लड्डू खा जाएगा एक एक आदमी, 5-5 किलो बूंदी खा जाएंगे, ढंग से छक के खाते हैं, एकदम पेट भर के खाते हैं। और फिर साइड में जाके बात करते हैं कि नारे डालडा में बनाए थे। किस में बनाए थे? और फिर भी तू कितने खा गया? 5 किलो। तो यदि हम ओरिजिनल घी में बना देते तो भट्टा बिठा जाता ऐसा। तो मृत्यु भोज में होता ही है। तो मृत्यु भोज के टाइम ये भी नहीं कोई दुख का माहौल होता, नहीं, सब मीठा मीठा चल रहा होता है इधर उधर। अब इतने सारे लोग आते हैं तो बातें भी होगी आपस में। तो कुछ किसान खड़े खड़े बातें कर रहे थे, यार क्या समय आ गया। कोई टाइम में टैक्स तो 1/6 था, अब तो बढ़ता बढ़ता 1/3 हो गया। किसी ने कहा टैक्स कितना भी ले लो कोई बात नहीं, बस तोल के तो लो, जितनी फसल है उतना लो यार। 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल लगा लो, और 90 क्विंटल है तो 90 का। ये फसल तो होती है 100 और कुंता लगा के बताते हैं 120, तो 20 क्विंटल का तो एक्स्ट्रा ले गए यार। ये तो गजब बात है। किसी तीसरे ने कहा मेरे से तो 4 दिन काम करवाया, रुपए और नहीं दिए। तो सब लोग परेशान, बेकार की बात कर रहे थे। तो वहां पे बिजोलिया में एक लाइब्रेरी थी, बिजोलिया में एक, उसके जो लाइब्रेरियन थे उनका नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था? तो साधु सीताराम दास कौन थे बताओ? लाइब्रेरियन। कौन थे? लाइब्रेरी का आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा होगा। तो साधु सीताराम दास इन किसानों के पास गए, वो भी गए हुए थे वहां पे। उनका अरे क्या वाह, आज इतने यूं माहौल कैसे गर्म हो रखा है। और उन्होंने कहा आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आपसे कौन सी बातें छुपी हुई है? कोई 84 प्रकार के टैक्स लेने के होते हैं?
और ये लाटे कुंते लगाते हैं, टैक्स की रेट बढ़ती जा रही है, पैसे देते नहीं, काम करवा लेते हैं, बेगार करवाते हैं हमसे। तो साधु सीताराम दास ने कहा जब इतनी परेशानियां हैं तो शिकायत क्यों नहीं करते? उनका किसकी और किससे? जो टैक्स लगाता है उसकी करो। किससे? जो उसके ऊपर है उसको करो। कौन लगाता है टैक्स? सामंत। सामंत के ऊपर कौन है? राजा। तो सामंत की शिकायत किसको करो? का राजा हमारी बात सुन लेगा। अरे जाओ तो सही यार, ट्राई तो करके देखो। और उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे उनका नाम था फतेह सिंह। क्या नाम था? तो साधु सीताराम दास ने किसानों को कहा कि तुम्हें किसके पास जाना चाहिए? क्या, किस लिए जाना चाहिए? किसानों की समस्याएं लेकर या सामंत की शिकायतें लेकर? बात तो वही होगी भाई। किसानों की समस्याएं क्या है? जो सामंत के खिलाफ उनकी शिकायतें। तो 2 किसान भेजे गए यहां से कि आप जाओ शिकायतें लेके, नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल। क्या क्या नाम था? किसके कहने पर भेजे गए? किसके पास भेजे गए? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। उस समय कृष्ण सिंह सामंत हुआ करता बिजोलिया का। गए और जाके इन्होंने फतेह सिंह जी का कि फतेह सिंह जी, वो जो कृष्ण सिंह है वो हमसे टैक्स लगता है 84, वो हमसे बिना पैसे दिए काम करवा लेता है। लैंड रेवेन्यू की रेट लगातार बढ़ती जा रही है, लाटे कुंते में टैक्स और जाता जाता है हमारा। और फतेह सिंह ने कहा भाई मान लिया आपकी बातें, पर पहले जांच करवाऊंगा। बिना जांच के कोई भी कार्रवाई होगी? आज भी आप शिकायत करोगे, सरकार कहेगी जांच करवाएंगे, करवा लो साहब कोई बात नहीं। तो एक जांच करने के लिए अधिकारी भेजा गया, उसका नाम था हामिद। क्या नाम था? हामिद आया, जांच करके वापस चला गया। अब जांच जैसे आज होती है वैसे पहले हो जाया करती होगी। अभी भी जांच हो जाती है लेकिन उन पे एक्शन तो जल्दी से होती है। क्या नाम है गांव का? ओछड़े। वहां पर एक स्कूल चलाया करते थे, एक मास्टर जी थे। एक दिन साधु सीताराम दास उन मास्टर जी से मिलने के लिए गए। कौन? साधु सीताराम दास। कौन से गांव में मास्टर जी से मिलने गए? ओछड़ी। कौन से गांव में? और उन मास्टर जी को जाके कहा कि और भूप सिंह जी। क्या कहा? बोलो। क्या नाम लिया? क्या नाम लिया? और मास्टर जी का किससे मिलना था आपको? कि भूप सिंह जी आपसे। सॉरी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम भूप सिंह नहीं है, मेरा नाम विजय सिंह पथिक है। मेरा नाम क्या है? और साधु सीताराम दास मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि भूप सिंह जी, बेस ने छिपे भस्म लगाया। क्या कहा? बोलो देखे। बेस ने छिपे भस्म, समझते हो? भस्म, राख। राख। यदि मैं शरीर पे राख लगा लूं तो इससे मेरा चेहरा छुपेगा। भेष मतलब जो मेरा ओरिजिनल मैं हूं वो कभी भी भस्म लगाने से भी छिपेगा। भूप सिंह जी, नाम बदलने से आदमी विजय सिंह पथिक नहीं होता है। हम जानते हैं आपका नाम भूप सिंह है, और वास्तव में विजय सिंह पथिक का ओरिजिनल नाम क्या था? वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और पकड़ के अजमेर की एक जेल में बंद कर दिया था, टोडगढ़। कौन सी जेल में? जेम्स टोड के नाम पे अजमेर में एक जगह, उस जगह का नाम क्या है? टोडगढ़। टोडगढ़ में बंद कर दिया। और भूप सिंह जी एक दिन सब बाकी जो उनके साथ जीते लोग थे जेल तोड़ के फरार हो गए। जेल तोड़, अब जब जेल में रहे तब भूप सिंह जी की थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, तो थोड़ा चेहरा चेंज हो गया था। और बाहर आने के बाद उन्होंने भूप सिंह से नाम बदल के कर लिया विजय सिंह पथिक। क्या कर लिया? और एक बार क्रांति वाला काम तो कर दिया बंद, और चित्तौड़गढ़ के गांव ओछड़ी में जाके स्कूल खोल ली, पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। मेरी तरफ मत देखो। वो लगता है अच्छा दाढ़ी तेरे भी बड़ी हुई है, पढ़ाता तुम भी है, लगता तो ये भी है कि जेल तोड़ के आया होगा। नहीं बच्चों, इस प्रकार की कोई बात है? ये सब बातें भूप सिंह जी की। किसकी बातें हैं? और साधु सीताराम दास ने कहा भूप सिंह जी मुझे सब पता है, जेल वाली बातें। और भूप सिंह जी ने कहा अरे दबा दो इस बात को, काम बताओ क्या है? टाबर का एडमिशन करवाना है क्या? अरे क्या एडमिशन है यार? क्रांतिकारी आदमी हो, आंदोलनकारी आदमी हो, टाबरों को कड़े सिखाते रहते हो, बैठ के यहाँ पे ए आ ऊ आ करते रहते हो। बिजोलिया चलो, बिजोलिया चल के आंदोलन करो हमारे साथ में। तो फिर विजय सिंह जी को कहां पे लेके आए? बिजोलिया। पथिक जी जानते थे कि जब तक किसी बड़े संगठन का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक किसी बड़े संगठन का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अपना आंदोलन सफल होगा नहीं। उन दिनों भारत में बड़ा संगठन था कांग्रेस। कौन सा था? तो यदि कांग्रेस हमें वो साथ दे दे, कांग्रेस यदि हमारे साथ जुड़ जाए, कांग्रेस अपना सपोर्ट कर दे, तो आंदोलन ज्यादा सफल होगा। कांग्रेस का हर साल दिसंबर के महीने में अधिवेशन होता। कब होता? हर साल। कौन से महीने में? दिसंबर। ये लास्ट दिन 28, 29, 30 वाले लास्ट दिन होते। इनमें कांग्रेस हर साल देश के अलग अलग कोनों में जाके अपना सेशन करती। साल था 1919। कौन सा साल था? 1919। ये वही साल था जिस साल जलियांवाला बाग में गोली चला दी गई थी। कौन से बाग में? जलियांवाला बाग। कहां पे?
अमृतसर कहां पे? गोली चली थी 13 अप्रैल 1919। कब चली थी? कांग्रेस का अधिवेशन कब होता था? दिसंबर। तो जब दिसंबर 1919 में अधिवेशन करने की बात आई तो कांग्रेस ने अधिवेशन अमृतसर में करेंगे। कहां करेंगे? ताकि अमृतसर के लोगों को हम एहसास करवा सकें, अमृतसर के लोगों को ये फील दे सकें कि भले ही अंग्रेज तुम पे गोलियां चलाते हो लेकिन कांग्रेस तुम्हारे। इसलिए कांग्रेस ने 1919 का अधिवेशन कहां बुलाया? कहां बुलाया? और उस अधिवेशन में गए विजय सिंह बथिक। कौन गए? उन्होंने कांग्रेस के एक सीनियर लीडर को पकड़ा और पकड़ के आगे, सर कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करती है, अमृतसर में आके अधिवेशन करती है। हम सर थैंक यू, बहुत अच्छा, पर सर थोड़ा बिजोलिया पे भी ध्यान दे लो। हमारे एक आंदोलन चल रहा है सर, 20-22 साल हो गए आंदोलन को चलते हुए, अभी तक भी न राजा हमारी बात मान रहा है, ना अंग्रेज हमारी बात मान रहे, ना सामंत हमारी बात मान रहा है। तो क्या कांग्रेस की ड्यूटी नहीं बनती हमारा भी साथ दे? उन सीनियर लीडर ने कहा कि हाँ सर बोलो। तो उन्होंने कहा पक्का विजय सिंह जी पक्का, आप तो पहली लाइन में बैठ जाओ, अभी बोलता हूँ। उन सीनियर लीडर की बारी आई, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस वालों सुनो, ये विजय सिंह जी है, विजय सिंह जी खड़े हो, नमस्ते कर लो सबको। ये बिजोलिया से आए हैं, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है, फर्स्ट ग्रेड का ठिकाना है। पिछले 22 साल से 1897 से 1919 आ गया, 22 साल से वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं। टैक्स ज्यादा है, लाटे कुंते लिए जाते हैं, बेगार लिया जाता है, चौधरी कर लगाया जाता है, तलवार बंदाई लगाई जाती है, लेकिन किसानों की समस्याएं सुनने वाला कोई भी। मैं कांग्रेस के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को बिजोलिया आंदोलन का साथ देना चाहिए, कांग्रेस को विजय सिंह जैसे जो क्रांतिकारी नेता, जुझारू नेता, उनका साथ देना चाहिए। जैसे सीनियर लीडर ने ये बात कही, सामने से एक सीनियर लीडर वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा साहब ये क्या तरीका है? कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करती है। किसके खिलाफ करती है? राजाओं के खिलाफ नहीं करती। बिजोलिया राजा और सामंत के खिलाफ आंदोलन है, अंग्रेजों के खिलाफ है। उस समय भारत दो हुआ करते थे, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां राजाओं का राज था। उसको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, अपने को बोलते थे प्रिंसली इंडिया। क्या बोलते? तो हम तो प्रिंसली इंडिया में थे। तो कांग्रेस राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करती, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करती है अंग्रेजों के। और यदि आपने कहा कि कांग्रेस को राजा के खिलाफ भी आंदोलन करना चाहिए, तो कांग्रेस का आंदोलन दो भागों में बढ़ जाएगा, आधी पावर अंग्रेजों के खिलाफ और आधी पावर राजाओं के खिलाफ। ना तो अंग्रेज जाएंगे इस देश से कभी, ना राजा समाप्त होंगे। इसलिए कांग्रेस को अभी अपना पूरा फोकस किस पे करना चाहिए? जब अंग्रेज चले जाएंगे तब हम सोचेंगे राजाओं के साथ क्या करना है, और फिर भी राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि राजा देसी हैं, भारत के, विदेशी थोड़ी है। मिल बैठ के बातचीत कर लेंगे, यदि मिल बैठ के बातचीत से राजा राजी हो गए तो ठीक, वरना आंदोलन कर देंगे। लेकिन जब तक अंग्रेज हमारे देश में, हमें राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन करना, इसलिए ये गलत है। कांग्रेस क्यों साथ देगी? कांग्रेस कोई साथ नहीं देगी। वे जो व्यक्ति जो कह रहे थे कांग्रेस को साथ देना चाहिए, वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? कौन थे? वे व्यक्ति जो इस बात का विरोध कर रहे थे वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी, गांधी जी। कौन थे? समर्थन कौन कर रहे थे? विरोध कौन कर रहे थे? अपने अपने आइडिया है। गांधी जी का मानना था कि यदि हम राजाओं के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे तो जो आंदोलन होगा उस पर अपने असर पड़ेगा, आधी पावर कांग्रेस की राजाओं के खिलाफ चली जाएगी, आधी पावर किसके खिलाफ चली जाएगी। इसलिए अभी अपने राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करना, अभी अपने पूरा फोकस किस पे करना है? तिलक को लगता था कि नहीं, थोड़ा बहुत इधर भी हाय हाय के नारे लगा दें तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, गांधी जी के विचार अलग, तिलक के विचार। एक ही व्यक्ति के अंदर खूब सारी बातें होती है ना, किसी व्यक्ति में 100 बातें अच्छी हो सकती है तो 5 बातें क्या हो सकती है? अपने खिलाफ हो सकती है। जो जैसा अपना सोचता है वैसे नहीं हो सकती। एक व्यक्ति के अंदर कोई 80 बात सही हो सकती है तो 20 अपने खिलाफ हो सकती है। किसी व्यक्ति में पूरी बातें सही। हम क्या अक्सर दो ही चीजों के अंदर लोगों को देखते हैं, या तो सफेद या काला, या तो व्यक्ति एकदम अच्छा है या व्यक्ति एकदम खराब। हम दो ही चीजों में देखते हैं, जबकि हर घटना, हर व्यक्ति ग्रे है, ना तो ब्लैक है ना व्हाइट है। क्या है उसमें? थोड़ा थोड़ा व्हाइट है, थोड़ा थोड़ा। एक ही आदमी में होते हैं कई सारे आदमी। बोलो, जब भी देखना तो बार बार देखना। बोलो दोबारा बोलो, एक ही आदमी में होते हैं कई सारे आदमी, जब भी देखना तो। कई बार होता है हम किसी आदमी से एक बार मिलते और मिलते कहते अरे वेरी गुड यार, मजा आ गया, क्या पर्सनालिटी थी इस आदमी की, और 4 दिन बाद हमें कहते हैं लिचड़ दाव, फर्जी बेटा एकदम। और कई बार किसी आदमी की हम शक्ल सूरत देख के एक बार बात समझने लगता है कि यार फर्जी आदमी था यार, और 5 दिन बाद उसे कहते यार भला है ये तो सही आदमी यार, मैं फालतू में सोच रहा था। इसलिए कभी भी किसी घटना, किसी व्यक्ति के बारे में एक बार देखते अपने विचार बनाने।
क्योंकि एक ही आदमी में होते हैं। जब भी देखना तो 1 अगस्त 1920 को, कब बताओ, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। अगला अधिवेशन आता उससे 5 महीने पहले बाल गंगाधर तिलक की। हमारे नेता कौन थे, हमारा पक्ष रखने वाले कौन थे, उनकी क्या हो गई, विजय सिंह बतिक इंटेलिजेंट, उनको समझ में आ गई बात की। पहले बात रखने वाला आदमी था, अब तो बात रखने वाला भी, अब तो एक ही आदमी है जो अपना काम कर सकता है, गांधी। गांधी के अलावा अब गांधी जी को मनाना पड़ेगा, और तो क्या करें, गांधी जी विरोध में, तो उनको अपने पक्ष में लाया जाए। इस बार विजय सिंह बतिक बिजोलिया से कुछ किसानों को साथ लेके गए, तो आपने तो चलना है। जैसे ही गांधी जी अधिवेशन में पग पकड़ लेना है कि हारेगा सहारा बाबा, बापू आप ही हो, आपके अलावा हमारा कोई भी। और किसानों जाके बापू को पैर पड़े, बापू ऐसे मत करो प्लीज। बापू ने कहा अरे क्या कर रहे हो, अरे बापू किधर जा रहे हो आप। और बापू ने कहा देखो 3 चीज होती है, तन मन धन। क्या होता है, तन से तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा, शरीर से तो ठीक है, धन मेरे पास है नहीं, लंगोट एक है, ले जाओ तुम ले जाओ बोले। पीछे क्या बचा, मन, मन से मैं बिजोलिया वालों के साथ हूं। तो गांधी जी ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। कैसा समर्थन, मॉरल सपोर्ट। कैसा दिया, सही कर रहे हो, लगे रहो। पर यह भी बड़ी बात थी, गांधी जी किसी आंदोलन को मॉरल सपोर्ट देंगे, अगले दिन नेशनल न्यूज़पेपर छापेंगे कि गांधी जी ने किसी आंदोलन की बात की है। नेशनल न्यूज़पेपर छापेंगे तो सरकारों को पता चलेगा। वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। उस टाइम एक टैक्स हुआ करता था, जाजम। कौन सा टैक्स था, यदि मैं मेरी जमीन, यदि मैं कोई जमीन खरीदूंगा या जमीन बेचूंगा तो मेरे पर एक टैक्स लगेगा। वो टैक्स कौन सा था, जमीन की खरीद बिक्री पे जो टैक्स लगता है वो कौन सा था, लैंड को यदि आप परचेज करते हो या उसे सेल करते हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कौन सा था, जाजम। पर मान लो मैं मेरी पूरी जिंदगी में ना तो जमीन खरीदूं और ना ही जमीन बेचूं, तो क्या मेरे पे लगेगा। अच्छा, आज भी जमीन को खरीदने और बेचने पे टैक्स लगता है, रजिस्ट्री होती है आज भी, है ना। आप कई बार कोई रिश्तेदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने नया नया प्लॉट लिया है। अपने पूछते हैं कितना का लिया प्लॉट, तो गांव की भाषा में कहते हैं प्लॉट तो 45 लाख का ही था, 5 लाख कागजों के लग गए। 5 लाख किसके लग गए, इसका मतलब सरकार ने ले लिए। जितने भी 2 लाख 2.5 लाख, मैंने 5 यूं बोल दिया, 2 लाख 2.5 लाख जितने रजिस्टर के लगते हैं वो देने पड़ते हैं सरकार को। तो अभी भी होता है, तो उस टाइम भी एक टैक्स होता था। जैसे एक टैक्स उस टाइम हुआ करता सिंगोटी। कौन सा था, यदि मैंने सींग वाले पशु खरीदे हैं या सींग वाले पशु बेचे हैं, यदि मैंने सींग वाले पशु खरीदे या सींग वाले पशु बेचे तो कौन सा टैक्स है। पर मैं मेरी जिंदगी में ना तो सिंह का पशु खरीदूं ना सिंह का पशु बेचूं, तो क्या मेरे पे टैक्स लगेगा। और आज भी आप पशु मेले से पशु खरीदिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। पशु मेले से पशु खरीदते हैं, बाकायदा वो स्लिप करती है, उसमें टैक्स वगैरह लगते हैं आपके। जैसे उस टाइम एक टैक्स होता था खींचड़ी। कौन सा होता, यदि राजा कभी आपके गांव में आ गया, कौन, राजा या सामंत जो भी आपके गांव में आ गया, तो गांव वालों को सबको खाना खिलाना पड़ेगा। तो खाना खिलाने के लिए रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो जो रुपए हुआ करते उनको क्या बोलते थे, खींचड़ी। आप इसको यूं मान लो कि आज मुख्यमंत्री जी आपके गांव में आ जाए तो पूरे गांव वालों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मान लो सब गांव वालों का 100-100 रुपए इकट्ठा करो सारे, तब मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था होगी। तो 100 रुपए टैक्स हो गया। तो वो टैक्स कौन सा हो गया, खींचड़ी। पर आप इतने लोग बैठे हो, आप में से मुझे बताओ कि आज दिन तक किसके गांव में मुख्यमंत्री जी रात को रुके हुए हैं। जयपुर वालों को छोड़ के, तुम्हारे तो यहीं रहते हैं, तुम्हारे गांव में रुके हुए। कौन सा गांव है तुम्हारा, है उच्च निवास गांव। कौन से मुख्यमंत्री रुके वहां, अशोक गहलोत आए थे, खाना वाना वहीं खा के गए थे तुम्हारे गांव में। हाँ, तो सरपंच साहब ने व्यवस्था कर दी होगी। जीजा जी कोई पोस्ट पे होंगे, क्या करते हैं। हाँ, तो इसके जीजा जी एमएलए हैं, एक तो ध्यान रखना, रे प्रभावशाली आदमी है, ऐसे को लड़ाई वड़ाई करनी। तो गांव गांव के अंदर आए थे। हाँ, अब वो चूंकि एमएलए साहब है, उनकी पार्टी के एमएलए रहे, तो वहां पे आगे तो उन्होंने व्यवस्था कर दी। अब एमएलए साहब के पास रुपए थे तो व्यवस्था हो गई। मान लो गांव में एमएलए साहब नहीं हो कोई, तो फिर गांव वाले इकट्ठा करेंगे। अब तो क्या भाई, सरपंच मंत्री एमएलए इस प्रकार के लोग होते हैं, तो व्यवस्था करते। पहले ये तो होते नहीं थे, पहले तो गांव साधारण गांव है, फिर व्यवस्था होती। तो वो जो टैक्स होता है उस टैक्स को क्या बोलते थे, खींचड़ी।